नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के अंदर पाठ 4 है जलवायु। जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाठ 4 जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें हमने काफी कुछ हद तक अध्ययन कर लिया था जलवायु के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जलवायु के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु में जो नियंत्रण है वो किस तरीके से स्थापित होता है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसकी जानकारी विस्तार से इसकी जानकारी हम हासिल करते हैं। अब देखो विद्यार्थियों कि इसमें जो बताया गया है जलवायु के नियंत्रण के अंदर कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो है हमारे इसमें भारत के अंदर या भारत के अंदर जिसमें क्या बताया गया है कि 6 प्रमुख कारक बताए गए हैं। यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 क्या बताए गए इसके कारक, 6 कारक हैं। यानी किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको नियंत्रित करने वाले 6 कारक बताए गए। अब जो 6 कारक है उसका हम अध्ययन करते हैं कि 6 कारक कौन कौन से हैं जो कि वो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। नंबर 1 है अक्षांश। नंबर 1 क्या है? अक्षांश। नंबर 2 है तुंगता। नंबर 2 क्या बताया गया है? तुंगता बताया गया है। तुंगता मतलब होती है ऊंचाई। तुंगता से क्या बात करी है? ऊंचाई। ऊंचाई को क्या कहते हैं? तुंगता कहते हैं। यानी ज्योग्राफी की भाषा के अंदर इसको तुंगता कहते हैं और सामान्य भाषा में इसको ऊंचाई कहते हैं। फिर वायुदाब एवं पवन। वायुदाब एवं पवन, ठीक है। वायुदाब, पवन तंत्र व समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, ठीक है। समुद्र से दूरी बताई गई है, ठीक है। और इसी के साथ में महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। महासागरीय धाराएं और जो अंतिम जो बिंदु है वो दे रखा है उच्चावच लक्षण। उच्चावच लक्षण। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कितने कारण बताए गए? 6 कारक बताए गए, जिसमें अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये 6 प्रमुख ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से क्या है कि जलवायु नियंत्रित होती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक है। अब देखिए पृथ्वी की जो गोलाई है, गोलाई के कारण इसे सौर ऊर्जा की जो मात्रा है, नहीं इसे प्राप्त जो सौर ऊर्जा की जो मात्रा है वो अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये चीज बताई गई है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण, किसकी गोलाई के कारण? पृथ्वी की गोलाई के कारण सौर ऊर्जा की मात्रा क्या है? सौर ऊर्जा की मात्रा, सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश किसके कारण? अक्षांशों के कारण, मतलब अक्षांश के कारण, अक्षांशों के कारण अलग अलग होती है।
मतलब देखो कि पृथ्वी की गोलाई के कारण सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के कारण अलग अलग होती है। अक्षांशों के कारण क्या होती है, ये अलग अलग दर्शाई गई है, अलग अलग बताई गई है। और दूसरी चीज कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, मतलब तापमान के अंदर क्या बताया गया है, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्या होता है, ध्रुवों की ओर बताया गया है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। क्या होता है, इस ओर घटता जाता है, मतलब इस ओर तापमान विषुवत वृत्त की ओर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, घटता हुआ जाएगा, मतलब तापमान कम होता हुआ जाएगा, तापमान कम होने लग जाता है। और इसमें एक और चीज बताई गई है कि कोई व्यक्ति जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से क्या करता है, इस पृथ्वी से किस ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो तापमान घट जाता है। तो उस समय क्या होता है कि ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, वायुमंडल की क्या हो जाती है, सघनता कम हो जाती है। ऊंचाई की ओर जाने से वायुमंडल की सघनता घट जाती है। मतलब ऊंचाई की ओर जाएगा कोई व्यक्ति, पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, तो ऊंचाई की ओर जाने से वायुमंडल की क्या होने लग जाती है, सघनता कम होने लग जाती है, यानी घटने लगती है। ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, घट जाती है, तापमान घट जाता है। और दूसरी चीज में तापमान भी क्या होने लग जाता है, तापमान घट जाता है। तापमान भी इसके अंतर्गत क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है, तापमान घट जाता है। और पहाड़ियां गर्मियों के मौसम में ठंडी होती है, पहाड़ियां क्या होने लग जाती है, पहाड़ियां गर्मी के मौसम में, पहाड़ियां गर्मी के मौसम में क्या होने लग जाती है, ठंडी रहती है। मतलब पहाड़ियां गर्मी के मौसम में क्या रहती है, ठंडी रहती है। उस वक्त क्या है, गर्मी के मौसम के अंदर ये पहाड़ियां ठंडी रहने लग जाती हैं। और दूसरी चीज कि गर्मी के मौसम में जब ठंडी होती है तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश, मतलब किसी भी क्षेत्र का वायुदाब, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब व पवन तंत्र, किसी भी क्षेत्र का क्या है, वायुदाब व पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई, उस स्थान के अक्षांश व ऊंचाई, क्या बताया गया है, उस स्थान के अक्षांश व ऊंचाई, अक्षांश व ऊंचाई पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। देखो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश व ऊंचाई पे क्या करता है,
निर्भर करता है। तो हम जलवायु नियंत्रण की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि जलवायु जो नियंत्रण है, नियंत्रित करने वाले जो 6 कारक हैं, 6 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम अभी पहले इसकी सामान्य जो जानकारी है उसको अर्जित कर रहे हैं। तो देखो, निर्भर करता है और इस प्रकार समुद्र का जलवायु पर सरकारी प्रभाव पड़ता है, समुद्र का जलवायु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? समकारी प्रभाव समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और दूसरी चीज कि समुद्र से दूरी बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है समकालीन प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र से जैसे जैसे हम क्या है डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब उससे दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। ये समुद्र है और इससे हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता जाता है। और प्रभाव क्या होने लग जाता है? समुद्र से दूरी बढ़ने पे प्रभाव कम होता है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर प्रभाव कम होता जाता है। यानी समुद्र से दूरी बढ़ने पर प्रभाव कम होता हुआ जाता है। जो समुद्र से दूरी बढ़ रही है तो क्या होते जा रहा है, तो प्रभाव भी कम होता हुआ जाता है। अब देखो, समुद्र से जो दूरी बढ़ रही है उससे प्रभाव भी क्या होता जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। और दूसरी चीज है कि विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। और यहाँ पे कौन सी अवस्थाओं को, मौसम की कौन सी अवस्थाओं को महसूस करने लग जाते हैं? विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करने लग जाते हैं। और महाद्वीपीय जो अवस्था है, कौन सी अवस्था? महाद्वीपीय अवस्था, जो कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा। महाद्वीपीय अवस्थाएं कैसी होती है? गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होता है और सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है। तो इसे महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर, महासागरीय धाराएं किस ओर चलती है? समुद्र से तट की ओर चलती है। जो हवाएं चलती है वो समुद्र से किस ओर जाती है? तट की ओर जाती है। जो कि जिससे क्या है कि चलने वाली जो हवाएं हैं वो तटीय क्षेत्रों में जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। जो समुद्र से हवाएं आ रही है, तट की ओर जा रही है, वो जलवायु को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। और इस तरीके से प्रभावित करती है कि जैसे कोई तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है, जैसे कोई ऐसा तटीय क्षेत्र जहां ठंडी हवाएं भी चले और जहां गर्म हवाएं भी चले, तो उस क्षेत्र की जलधाराएं जहां बहती है वहां वायु की दिशा समुद्र की ओर, वायु की दिशा किस ओर हो जाती है? समुद्र की ओर हो जाती है। समुद्र की ओर तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। समुद्र की ओर तट कैसा हो जाएगा? गर्म या ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से जो बाहरी जो परिवर्तन था वो किस ओर हो गया? समुद्र की ओर भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। ठीक है। अब देखो कि जलवायु को नियंत्रित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जलवायु को जो नियंत्रित करने के अंदर जो भूमिका होती है वह उच्चावच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्षा लाने वाली वायु को रास्तों से रोकने में सक्षम होते हैं। और दूसरी चीज, क्षेत्र में वर्षा का जो कारण है वो भी बन जाते हैं। यानी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और जो तटीय जो क्षेत्र है जो ऊंचे ऊंचे हैं, तो उससे जो वर्षा वाली जो हवाएं उनसे टकराएगी और टकराएगी, वो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। और वो उससे क्या है कि उसी क्षेत्र के अंदर बारिश होने लग जाएगी। जैसे बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा, हिमालय से टकराया, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होती है। अरब सागर से उठा, हिमालय क्षेत्र से टकराया, तो उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर क्या है? सबसे अधिक वर्षा होती है। जो मानसूनी हवाएं उठती है वो ऊंची पहाड़ियों से, ऊंचावच मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियों से टकराती हैं और टकराने की वजह से उसी क्षेत्र के अंदर वो
वो क्या करती है, बारिश करती है। और पर्वतों के जो पर्वत पवन विमुख होते हैं, मतलब जो हवाएं इस तरीके से पवन और हवाएं इस ओर से चल रही है और इसके दोनों ओर से हवाएं निकल गई, मतलब इसको चीरती है हवाएं निकल गई, तो उस क्षेत्र के अंदर क्या है, अपेक्षाकृत सूखे का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से क्या है कि ऊंचावचों की भी भूमिका बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है मौसम के लिए। तो जो पवन विमुखी होती है, कुछ डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी विद्यार्थियों। देखो अब हम पढ़ेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अक्षांश क्या है। देखो कर्कवृत्त देश के मध्य भाग, मतलब कर्कवृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग व कच्छ के रण, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग व कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। मतलब किस ओर गुजरती है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कहां से गुजर रही है कि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है कि जो कर्कवृत्त देश के मध्य भाग से होकर गुजर रही है और कच्छ के रण से लेकर, कहां से, कच्छ के रण से लेकर, कहां से, कच्छ के रण से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है, यानी पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। पूर्व के अंदर कहां गुजर रही है, पूर्व में मिजोरम में, मिजोरम से मतलब कर्क रेखा कहां से किस तरीके से ये गुजर रही है इसके बारे में बताया गया है। और गुजरती है देश का लगभग आधा भाग, कितना, देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। मतलब देश का आधा भाग किस ओर है, दक्षिण दिशा के अंदर स्थित है, यानी इस तरीके से भाग का मैप है। यहां से इस तरीके से गुजर रही है, ठीक है, सॉरी, कर्क रेखा जो यहां से इस तरीके से गुजर रही है, तो देश का आधा भाग किस ओर गया, दक्षिण के अंदर, और आधा भाग किस ओर गया, पूर्व में, यानी देश का द्विविभाजन करती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश पे गुजरती है। कितने अक्षांश पे गुजरती है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे ये गुजरती है कर्क रेखा, और देश का द्विविभाजन भी ये करती है। तो आधा भाग तो किस ओर में आ गया, दक्षिण में स्थित है, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और दक्षिण में जो स्थित है ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ गई दक्षिण, और ये क्षेत्र कैसा हो गया, उष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भारत की जलवायु, जो भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण जलवायु दोनों की विशेषताएं स्थित है। भारत के अंदर उपोष्ण जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की ही विशेषताएं इसमें सम्मिलित है। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंध उपोष्ण
दोनों विशेषता क्या है, दोनों विशेषताएं क्या है इसके अंतर्गत स्थित है। तो अक्षांश के बारे में बताएगी, कर्क और देश के मध्य भाग और कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से गुजरती है ये, ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों विशेषताएं इसके अंदर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अक्षांश के बारे में बताया गया, यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर। अब है ऊंचाई, इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई के अंतर्गत क्या बताया गया है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में कौन सा है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में कौन सा है, हिमालय पर्वत स्थित है, पर्वत है। और ऊंचाई 6000 मीटर, कितनी है इसकी ऊंचाई, 6000 मीटर, मतलब हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी बताई गई है, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है क्या, हिमालय पर्वत की। और तटीय क्षेत्र भी विशाल है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये तो इसकी बात हो गई। अब तटीय क्षेत्र, यहाँ विशालता लिए हुए, तटीय क्षेत्र भी क्या है, यहाँ विशाल है। भारत के अंदर जो तटीय क्षेत्र है वह भी विशाल है। और अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर, इनकी अधिकतम ऊंचाई क्या बताइए, अधिकतम तटीय क्षेत्रों की अधिकतम ऊंचाई कितनी बताई गई है, 30 मीटर, यानी तटीय क्षेत्रों की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी बताई गई है, 30 मीटर बताई गई है। और हिमालय मध्य एशिया में, यानी मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय क्या कर रहा है हमारी, इस ऊंचाई का क्या फायदा है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको भारत में प्रवेश करने से क्या करता है, उनको रोकने का कार्य करता है। और दूसरी चीज कि पर्वतों के कारण मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। और ऊंचे पर्वतों के कारण क्या है, ऊंचे पर्वतों के कारण मध्य एशिया के मुकाबले ठंड कम होती है। अब ऊंचे पर्वत के कारण मध्य एशिया के मुकाबले यहाँ पे ठंडे कम होती है। तो ये ऊंचाई और अक्षांश के बारे में हमने पढ़ा। जो इसके बाकी जो बिंदु है उनका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।